Good morning everyone. Today we will study important topic of chapter 1 of class 11th physics, that is fundamental forces. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो हमने डे बाय डे लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के फोर्स के बारे में सुना है, देखा है और फील किया है। जैसे एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, लाइक मस्कुलर फोर्स क्या होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे होते हैं अपने हाथ से, हैंड से या अपनी बॉडी की पावर से, जब इसको हम पुश कर रहे होते हैं तो इधर मूव करना चाहता है, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर अपनी बॉडी की पावर से, मसल्स पावर से, उसको हम मसल फोर्स बोलते हैं। कौन सी? मसल्स फोर्स बोलते हैं, जब हम अपनी बॉडी की पावर से उसको अप्लाई करते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ से फोर्स लगा रहे थे, ये इधर मूव करना चाहता था, बट स्टूडेंट जिस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, क्या ये सरफेस इसको आसानी से आगे की तरफ पुश करने देगा? तो आंसर नहीं करने देगा, क्योंकि ये सरफेस इस सरफेस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा इसको रोकने के लिए। आपने देखा भी होगा, जब आप किसी चीज़ को मूव करना चाहते हैं, यू वांट टू मूव टू एनी ऑब्जेक्ट, देन इट विल अपोज योर फोर्स। आपके फोर्स का ये क्या करता है? अपोज करता है। और आपके फोर्स का जो अपोज करता है, आपके फोर्स का जो विरोध करता है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा और सुना भी होगा, ठीक है। फोर्स ड्यू टू कंप्रेशन एंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। स्टूडेंट ये भी एक तरह का फोर्स होता है। जब हम क्या करते हैं, ये आपके पास स्प्रिंग है, आप इसको कंप्रेस करना चाहते हैं, इधर से फोर्स लगा के ऐसे जोर लगा के क्या करना चाहते हैं? कंप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। या आप इसको दूर लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, इसकी बेसिकली दूर इधर से खींचना चाहते हैं, इधर से खींचना चाहते हैं। यू वांट टू स्ट्रेच दिस इन दिस साइड एंड दिस इन साइड दिस साइड। तो दोनों ही कंडीशन में आप क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट? फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह की फोर्स आपने ये भी देखी होगी। और जैसे स्ट्रिंग है, आपके पास कोई रस्सी है, रोप, रस्सी मतलब कोई रोप है या रस्सी है, इसको अब एक पर्सन इधर खींच रहा है, एक पर्सन इधर खींच रहा है, ठीक है। ये भी आपने फोर्स देखा होगा। बेसिकली इसको हम टेंशन, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो फोर्स लगता है उसको टेंशन बोलते हैं। टेंशन मतलब जब हम इसको इधर खींच रहे होते हैं, इसको इधर खींच रहे होते हैं, तो इस रस्सी में यहाँ पर एक फोर्स डेवलप होता है। कहीं पर आप चेक करेंगे, वहाँ पर रस्सी में कहीं पर भी आप चेक करेंगे, वहाँ पर एक फोर्स डेवलप होता है जो इसको खींचने नहीं देना चाहता। उसको क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। आपने फ्लड में देखा होगा, फ्लड में स्टूडेंट जो फ्लो करते हैं लिक्विड में, गैस में। जैसे मान लेते हैं इसमें हमें वाटर भर रखा है, आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को डुबोना चाहते हैं, इधर को पुश करना चाहते हैं, तो क्या करता है? वाटर ऊपर की तरफ इसको पुश नहीं होने देता, वाटर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, वाटर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है कि इसको पुश ना कर पाऊँ मैं, ठीक है। ये कौन सा फोर्स होता है? ये थ्रस्ट फोर्स होता है, ठीक है। जैसे गैस प्रेशर होता है, गैस का प्रेशर यूज करता है। जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में गैस प्रेशर एग्जर्ट करता है या नहीं? बैलून में जब हम गैस भरते हैं तो उसमें एग्जर्ट करता है या नहीं? जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सुना होगा आपने, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स वो होता है जो चार्ज लगाता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स वो होता है जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है। जैसे इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, मतलब जो एटम्स के बीच में लगता है, एटम एटम पे लगाता है। जैसे इंटर मोलिकुलर फोर्स होता है, जो एक मोलिक्यूल्स दूसरे मोलिक्यूल्स पे लगाता है। जैसे वाटर का मोलिक्यूल्स लगाएगा दूसरे पे, ठीक है। फोर्सेज आर ड्राइव फोर्सेज। ये बेसिकली जो है स्टूडेंट, ये ड्राइव फोर्सेज हैं, ये हमारी फंडामेंटल फोर्स नहीं है। दीज आर नॉट फंडामेंटल फोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। जो हम देखते हैं वो फंडामेंटल फोर्स नहीं है। तो कौन सी हैं आखिर फंडामेंटल फोर्स? तो देखिए स्टूडेंट, एज देयर ओरिजिनेशन आर ड्यू टू ए फ्यू फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। बेसिकली जो इतनी सारी फोर्स बनी हुई है, ये कहीं अलग से नहीं है, ये बेसिकली कुछ ही कॉन्सेप्ट से बनी है। ये सारी फोर्सेस कुछ ही कॉन्सेप्ट से बनी हुई है। और उन कॉन्सेप्ट के फोर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हम उन कॉन्सेप्ट की फोर्स को बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं। सो एज देयर ओरिजिनेशन मतलब होता है उत्पत्ति, जहाँ से डेवलप हुई है। एज देयर ओरिजिनेशन आर ड्यू टू ए फ्यू फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। जो फंडामेंटल फोर्सेस हमारे नेचर में हैं वो कुछ ही हैं, गिनती की बेसिकली वो 4 होती हैं, उन्हीं से ये सारी फोर्सेस बनी हैं, ठीक है। तो देखते हैं उन फोर्सेस के बारे में, आखिर कौन कौन सी फोर्स वो है। सो सबसे पहली फोर्स है स्टूडेंट हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स।
एंड ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके होंगे। व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स? स्टूडेंट, ग्रेविटेशन फोर्स को इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन थे। सर आइजैक, इनको सर बोला जाता है, सर आइजैक न्यूटन। अब ये मत बोल देना कि सर इसलिए बोलते थे क्योंकि ये टीचर थे। बेसिकली जहाँ के ये रहने वाले थे इंग्लैंड, यूके के रहने वाले थे। यूके में सर जो होता है स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, बहुत बड़ा रेस्पेक्ट होता है, इसलिए उनको सर कहा जाता है। ठीक है, जैसे सर ग्रेगर जॉन मेंडल सुना होगा आपने, ग्रेगर जॉन मेंडल सुना है 10th क्लास में, जिन्होंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, रेस्पेक्ट होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स को किसने इन्वेंट किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, ये क्या होता है आखिर, पूरे यूनिवर्स में अगर कहीं भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके पास मास है, उनके पास क्या है, मास है, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है। मास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मास मतलब जिसमें जितना अमाउंट ऑफ मैटर लगा होता है। अब स्टूडेंट, अगर ये मास से बने हुए हैं तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या खींच लेगा, खींच लेगा। क्या ये यही ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा बस? तो आंसर नहीं, ये भी फोर्स लगाएगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगा। स्टूडेंट, खींचने वाली फोर्स को हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम खींचने वाली फोर्स को हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उसको कौन सी फोर्स बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस अट्रैक्शन फोर्स को ना किस नाम से जाना जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ऐसे समझिए स्टूडेंट, दुनिया में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और उनके पास मास है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। किस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं? तो आंसर है एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। आखिर ये दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? तो आंसर है ड्यू टू मासेस, क्योंकि हमें पता है दोनों किससे बने? मासेस से बने। ठीक है डियर स्टूडेंट, याद रहे ये नियम यूनिवर्स पे वैलिड है, पूरे यूनिवर्स पे लगती है ये फोर्स। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको भी बताऊंगा। इट इज यूनिवर्सल फोर्स एज एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। क्योंकि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट इस फोर्स को फील कर सकता है। हम भी फील कर सकते हैं, अर्थ भी फील करती है, सन भी फील करता है, मून भी फील करता है, हमारा मोबाइल भी फील करता है, हम एवरीथिंग क्या होता है स्टूडेंट? एवरी ऑब्जेक्ट फील्स दिस फोर्स। तो वी कैन से दिस फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल लेके बताइए। देखिए, यूनिवर्सल फोर्स हम इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है। इसमें ये न्यूटन साहब हैं, बैठे हुए हैं पल के पेड़ के नीचे। बेसिकली जैसा जो डे अभी चल रहे हैं लॉकडाउन के, तो ये जो लो दिया था स्टूडेंट, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वेंशन किया था, ये इन्हीं दिनों में किया था। 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में बहुत बड़ा लॉकडाउन हुआ था। तो जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे, उस यूनिवर्सिटी से वो घर आ गए थे। अब घर पे उन्होंने क्या किया? काम करना स्टार्ट किया फिजिक्स में। तो उन्होंने देखा कि ये एप्पल के पेड़ के नीचे एक बार बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि एप्पल आके पड़ता है उनके सर पे। अब जैसे ही उनके ऊपर सर पे एप्पल आके पड़ता है, तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं स्टूडेंट कि वो सोचते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बड़े कंसंट्रेशन से पढ़ रहा हूँ, मैं थका हुआ भी हूँ, ऊपर से एप्पल आके मुझको लग गया। तो इनको गुस्सा आता है, ये सोचते हैं आखिर नीचे क्यों गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, बाद में क्यों नहीं गिर सकता था, अभी क्यों गिरा। तो ये सब बातें उनके दिमाग में आई, उससे उनके दिमाग में बड़ा इफेक्ट हुआ, इम्पैक्ट पड़ा उनके दिमाग में। तो इन्होंने क्या किया? फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल बता दिया कि एप्पल नीचे की तरफ गिरा, क्यों गिरा, तो मैं आपको बताता हूँ। नीचे क्या है स्टूडेंट? ये हमारी अर्थ है। ये क्या है हमारी स्टूडेंट? अर्थ। यहाँ पर पेड़ खड़ा है और यहाँ से एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है, क्यों? क्योंकि एप्पल किससे बना है स्टूडेंट? तो आंसर है ये मास से बना है।
अर्थ किससे बनी है स्टूडेंट? हमारे मास से बनी है। तो क्या ये मास इस मास को अट्रैक्ट कर लेगा या नहीं करेगा? तो आंसर है कर लेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहती है कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मास से बने हैं तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप कह सकते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आखिर हम जब ये लगा हुआ था तब क्यों नहीं अट्रैक्ट किया, है ना? जब ये पेड़ पे लगा हो तब अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? तो आंसर है ये फोर्स बहुत ही वीक होती है। दिस फोर्स इज वेरी वीक फोर्स। तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये F1 से ये M2 बॉडी इधर खींच रही है किसको? इस M1 को। किस फोर्स से? F1 फोर्स से। M1 बॉडी M2 बॉडी को इधर खींच रही है किस फोर्स से? F2 फोर्स से। जो फोर्स होता है स्टूडेंट कितना होता है? तो आंसर है F1 = F2 बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप उम्मीद करता हूँ आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। M1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, M2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और R स्टूडेंट इनके सेंटर की डिस्टेंस होती है, ये वाली, ये R होती है। ठीक है। और G होता है स्टूडेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी हमारे 11th और 12th दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आखिर इस ग्रेविटेशनल फोर्स की क्वालिटी क्या क्या होती है। सबसे पहली क्वालिटी है स्टूडेंट, ये हमारे पूरे यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है। ये पूरे यूनिवर्स में चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। हमारा जो सन होता है वो अर्थ को भी अट्रैक्ट करता है, हमारा जो सन है वो मार्स को भी अट्रैक्ट करता है, जुपिटर को भी अट्रैक्ट करता है, सबको अट्रैक्ट करता है ना। हम ये भी कह सकते हैं हमारी अर्थ इसको भी अट्रैक्ट करती है, इसको भी अट्रैक्ट करती है, इसको भी अट्रैक्ट करती है। ठीक है। लेकिन ये मास पे डिपेंड करता है, जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए अर्थ सन के चक्कर लगाती है, ना कि सन अर्थ के लगाता है, क्योंकि सन का मास बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर मून के कंपेयर करें तो मून का मास कम होता है, वेरी लेस होता है एज कम्पेयर टू अर्थ, इसलिए मून इसके चक्कर लगाता है। ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने फॉर्मूले में देखा, नीचे क्या था बेसिकली, ऊपर M1 × M2 था, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है फोर्स? फोर्स इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। F का फॉर्मूला था स्टूडेंट, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 × M2 अपॉन में R स्क्वायर। तो दोनों मास का मल्टीप्लाई के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्वालिटी होती है इसकी। नेक्स्ट है इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्टूडेंट जब भी कोई नियम इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये दिखाई दे रहा है फोर्स है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो आंसर है डायरेक्टली होता तो ऊपर होते हैं R स्क्वायर, क्योंकि ये अपोन में है तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉ को फॉलो करता है। तो फोर्स फॉलो दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड देखिए, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्सेस। स्टूडेंट ये बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब ये होता है ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक वर्क कर सकती है। मतलब आप देखिए यहाँ पर सन है और यहाँ पर हमारी अर्थ है, तो आप देखिए इतनी लॉन्ग रेंज पे भी वर्क कर सकती है, आपको पता होगा अच्छे से। खूब डिस्टेंस, चाहे कितने भी डिस्टेंस पे हो वर्क कर सकती है। ठीक है। डज नॉट डिपेंड एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन। आप खुद भी सोच सकते हैं ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। अगर हमारी जो अर्थ है स्टूडेंट, यहाँ पर तो बेसिकली स्पेस नहीं है, यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर है, लेकिन सन जो है, सन के और अर्थ के बीच में क्या है, बेसिकली स्पेस है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर भी क्या कर सकता है, सन जो है बेसिकली स्टूडेंट वो अर्थ को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, जबकि इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कंजर्वेटिव फोर्स। स्टूडेंट कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। एग्जांपल्स के लिए हमारा ग्राउंड है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, ग्राउंड से चाहे तो यहाँ से ऐसे 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 घुमा के यहाँ ले जाएं, चाहे यहाँ से सीधा यहाँ ले जाएं, चाहे घुमा के हम यहाँ से ऐसे 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 घुमा के यहाँ ले जाएं। स्टूडेंट अर्थ से जितनी डिस्टेंस पे ये है उतना ही फोर्स लगेगा, चाहे आप इधर से जाएं, चाहे आप इधर से जाएं, चाहे आप इधर से चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाथ से इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर जितना फोर्स लगना होता है उतना ही लगेगा। आप इस रास्ते की फोर्स नाप लें, चाहे इस रास्ते की फोर्स नाप ले, चाहे इस रास्ते की फोर्स नाप ले, तीनों रास्ते की फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर लाके बिल्कुल इक्वल होगी। इसका मतलब यह है कि फोर्स बेसिकली
रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, फोर्स इज इंडिपेंडेंट टू द पाथ। ठीक है स्टूडेंट, इसका वर्क भी जो होता है स्टूडेंट वो पाथ डिपेंडेंट होता है, इसलिए फोर्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि फोर्स होता है, फोर्स से ही हमारा वर्क डन बनता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज सेंट्रल फोर्सेस। इट इज सेंट्रल फोर्सेस, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है स्टूडेंट कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है। तो स्टूडेंट ये जो फोर्स लगाएगा, ये जो सन फोर्स लगाएगा बेसिकली, ये अर्थ जो फोर्स लगाती है स्टूडेंट इस सन पे, ये इधर सेंटर को अपनी तरफ खींचने की तरफ लगाती है, इसके सेंटर पे लगाती है अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, दूसरा ये कह सकते हैं हम, ये स्टूडेंट कौन लगा रहा है? ये फोर्स अर्थ लगा रही है कि मेरी तरफ आ जा सन को। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं, ये कह सकता हूं मैं कि जो सन लगा रहा होगा फोर्स, ये वाली लगा रहा होगा, ये सन फोर्स लगा रहा है कि आ जा मेरी तरफ को। ठीक है, तो बेसिकली कहां पर लगा रहे हैं फोर्स? तो आंसर है सेंटर पे लगा रहे हैं कि हमारे सेंटर में आ जा, हमारे सेंटर में आ जा। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर पे लाना चाहता है बेसिकली, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर पे दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का, अगर इस ए ऑब्जेक्ट का फोर्स यहाँ पर शो करना हो तो ये ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे शो कर सकते हैं? ऐसे शो कर सकते हैं। ये किसका फोर्स है? ए का फोर्स है, जो बी पे लग रहा है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि बी का फोर्स ए पे शो करना है तो ऐसे शो कर सकते हैं, ये किसका फोर्स है? बी का फोर्स है, किस पे लग रहा है? ए पे लग रहा है। तो ये मीन्स होता है स्टूडेंट सेंट्रल फोर्सेस का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है स्टूडेंट ये हमारे लिए। नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स है स्टूडेंट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको ये दो वर्ड से मिलकर दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट वाली फोर्स। तो बेसिकली ये एक ऐसी फोर्स होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में भी लगती है। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? चार्ज से, मतलब चार्ज पे भी लगती है। दूसरा मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट पे भी लगती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसकी कुछ क्वालिटी। इट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, ये एक ऐसी फोर्स होती है स्टूडेंट जो हमेशा चार्ज पार्टिकल पे ही लगती है। अगर चार्ज पार्टिकल नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल के बिना ये एक्ट नहीं करती है। ये कैसी फोर्स होती है? तो आंसर है कैसी फोर्स होती है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसी होती है नेचर में? तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स ओनली चार्ज पार्टिकल, जो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आपको पता होगा चार्ज पार्टिकल हमारे नेचर में दो ही होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट, दूसरा प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो दूसरा एग्जाम्पल मैग्नेटिक वाली भी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, दूसरे मैग्नेट पे जो फोर्स लगाती है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जो फोर्स होती है स्टूडेंट, इस फोर्स को भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको पता होगा स्टूडेंट जब निगेटिव चार्ज होता है तो अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में रिपल्सन होता है। आपको पता होगा स्टूडेंट कि ये जो फोर्स होता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है वो दो तरह का होता है, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो रिपल्सन भी हो सकता है। और अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा, आपको अच्छे से पता होगा स्टूडेंट। जब बेसिकली डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव को चाहता है जबकि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को नहीं चाहता। स्टूडेंट जैसे समझिए एक अमीर आदमी दूसरे अमीर को दूर भगाना चाहता है। दूर भगाने का मतलब स्टूडेंट रिपल्सन फोर्स लगाना चाहता है। जब दो चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है उनके बीच में? तो आंसर है उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। अगर दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपने पास लाना चाहते हैं, तो उस फोर्स को कौन सा बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो तरह का होता है? आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट। स्टूडेंट ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। क्या साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है? तो आंसर है यस करता है। क्या नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है? तो आंसर नहीं करता है। क्या करता है? इसको रिपल्सन करता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स, निगेटिव चार्ज की अलग, निगेटिव चार्ज की अलग, और निगेटिव पॉजिटिव चार्ज की अलग। नॉर्थ की अलग और नॉर्थ साउथ की अलग। नॉर्थ मतलब रिपल्सन फोर्स, नॉर्थ साउथ मतलब कैसी? अट्रैक्शन फोर्स। तो हमने नियम बना दिया
कि जब भी अनलाइक चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज मतलब डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, जब भी लाइक चार्ज होंगे मतलब एक जैसे चार्ज होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बता सकता हूँ, ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, क्या करेंगे एक दूसरे को दूर भगाएंगे क्योंकि गरीब गरीब को नहीं चाहता। ऐसे स्टूडेंट ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी एक दूसरे को नहीं चाहेंगे क्योंकि अमीर अमीर को भी एक दूसरे को नहीं चाहता, दूर भगाएंगे, तो ये कौन सी फोर्स, रिपल्सन फोर्स। जबकि निगेटिव है गरीब और पॉजिटिव है अमीर, तो पॉजिटिव जो अमीर है वो गरीब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आपने देखा ये रिपल्सन फोर्स था, ये अट्रैक्शन फोर्स था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स। जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, और रखा होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है। अगर रखा होता है तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, और अगर मोशन कर रहा होता है तो ये तो होता ही होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो होता ही होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट करता है। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टूडेंट पढ़ते हैं हम। इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट बिल्कुल सिमिलर है द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए स्टूडेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट ये आप पॉइंट, इनको आप क्या करेंगे, पॉइंट कंसीडर करेंगे, ये अलग अलग पॉइंट हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर आर सेंट्रल फोर्सेस, दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ये भी सेंट्रल फोर्सेस ही हैं, मतलब ये भी सेंटर पे वर्क करती हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम कह सकते हैं इसकी फोर्स को हम यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ये जो फोर्स लग रही है, दिस फोर्स इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट, इस निगेटिव चार्ज को जो इधर की तरफ खींच रहा है वो कौन खींच रहा है, तो आंसर है इसको खींच रहा है पॉजिटिव चार्ज अपनी फोर्स से। ऐसे निगेटिव चार्ज को हम यहाँ शो कर सकते हैं, निगेटिव चार्ज के फोर्स को हम यहाँ शो कर सकते हैं। ये जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, वो उसको कौन लगा रहा है, तो आंसर निगेटिव चार्ज लगा रहा है अपनी तरफ इसको खींचने के लिए। ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, और सेंट्रल फोर्सेज में हम फोर्स को एक दूसरे पे शो कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को सेंटर पे अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन थी, क्योंकि वो मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जबकि ये फोर्स स्टूडेंट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह की हो सकती। थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी वीक फोर्स। कितनी वीक होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं, 10 की पावर 39 टाइम्स कम होती है, 10 की पावर 39 टाइम्स कम होती है, किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कम होती है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी वीक फोर्स होती है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स में आती है। वैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है ये, इससे भी स्ट्रॉन्ग फोर्स अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है, ये बट उससे 10 की पावर 39 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, सेंट्रल फोर्सेज होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट इन्फिनाइट तक वर्क करता है, इनफाइनाइट तक वर्क करती है। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कितनी भी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो। ऐसे स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इनफाइनाइट तक भी वर्क करती है। ठीक है, ये भी दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी इनफाइनाइट तक वर्क करती है, वो भी इनफाइनाइट तक वर्क करती है। ये भी सेंट्रल फोर्सेज है, वो भी सेंट्रल फोर्सेज है। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है और वो भी कंजर्वेटिव फोर्स थी। उम्मीद करता हूँ ये स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड फोर्स की तरफ चलते हैं। थर्ड फोर्स होती है स्टूडेंट हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे कि आपको इसके नाम में दिखाई दे रहा होगा स्ट्रॉन्ग, मतलब ये फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर कोई सी है स्टूडेंट, तो वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपने न्यूक्लियर से जकड़ा होता है। ठीक है, ये कहाँ पर लगती है, तो आंसर है स्टूडेंट इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। याद रहे ये एक ही तरह की फोर्स होती है, रिपल्सिव नहीं होती है। इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। कैसी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कहाँ पर लगती है, तो आंसर है ये प्रोटॉन्स के बीच में लग सकती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकती है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर का क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारा एटम है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन होते हैं स्टूडेंट, तो आंसर न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांध के रखती है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांध के रखती है उसको फोर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट, क्या अगर ये चार्ज पे डिपेंड करती तो क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ रह सकते थे? तो आंसर नहीं रह सकते थे, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो आंसर है कि ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव ये नहीं होती है। तो आंसर है कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। न्यूट्रॉन के पास चाहे चार्ज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उस पर एक्ट करती है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकती है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकती है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं, जो भी फंडामेंटल पार्टिकल के बीच में ये फोर्स लगती है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमेशा मोस्टली जगह जो फोर्स लगती है न्यूक्लियस के अंदर लगती है। ये हमेशा फोर्स जो लगती है कहाँ लगती है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, ये प्रोटॉन है, क्या है स्टूडेंट? ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। आपस में कैसे जकड़े हुए हैं? एक फोर्स से जकड़े हुए हैं। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इसमें लग सकती है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, अभी रिसेंटली डिस्कवरी में ये भी पाया गया है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर बिल्ट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक क्वार्क्स। अभी बेसिकली स्टूडेंट रिसेंटली में ये पाया गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी चीज़ से मिलकर बने होते हैं। अभी तक हम क्या समझते थे कि फंडामेंटल पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी स्टूडेंट किसी से मिलके बनते हैं जिसको हम क्वार्क्स बोलते हैं। इसके बारे में आप 12th क्लास में थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट फोर्स है स्टूडेंट हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी हमने क्या पढ़ा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था। वो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और किससे? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अभी पढ़ते हैं स्टूडेंट हम वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए इसके बारे में क्या होता है, ये कब लगता है स्टूडेंट? दिस फोर्स अपीयर ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। बेसिकली ये फोर्स कुछ ही जगह पे दिखाई देता है जहाँ पर न्यूक्लियर फिनोमेना हो रहे होते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर फिनोमेना हो रहे होते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो अपने आप ब्रेक होता रहता है। देखा होगा आपने, सुना होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल अपने आप ब्रेक होते रहते हैं, और रे खतरनाक रेज जो होती हैं स्टूडेंट, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज छोड़ते रहते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेकार होती हैं। वो कहाँ से होती हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियर से होता है। बट न्यूक्लियर वीक फोर्स जो होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है स्टूडेंट, वो तब लगती है जब उसमें से, उसके न्यूक्लियस में से बीटा डिके होता है। बीटा डिके होता है। बीटा डिके के बारे में स्टूडेंट आप 12th क्लास के सबसे लास्ट चैप्टर में से पढ़ेंगे। इसके बारे में न्यूक्लियर एक चैप्टर है, उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें बीटा डिके क्या होता है, अल्फा डिके क्या होता है। अब ये समझ लिए स्टूडेंट, बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है। जब भी स्टूडेंट एक न्यूक्लियस से एक बीटा निकलता है तो होता ये है स्टूडेंट, क्या होता है स्टूडेंट? ये न्यूक्लियस है, यहाँ से बीटा निकला है, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें से, है ना, और एक न्यूट्रिनो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा स्टूडेंट? न्यूट्रिनो। अभी स्टूडेंट आप पूछोगे न्यूट्रिनो क्या होता है? स्टूडेंट न्यूट्रिनो जो होता है बेसिकली न्यूट्रॉन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ये बीटा डिके होता है तो इस पर एक फोर्स एक्ट करता है जो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, इस फोर्स को इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट स्टूडेंट, इस फोर्स को, इस पार्टिकल को सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, वो उनका नाम था वुल्फगैंग पाउली। इस पाउली का नियम स्टूडेंट केमिस्ट्री के आप 3rd चैप्टर में पढ़ने, 2nd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पाउलीज एक्सक्लूजन रूल। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। ठीक है स्टूडेंट, रखते हैं ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। बेसिकली यहाँ से बीटा डिके होता है तो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, और ये उसकी रे होती है, ये प्रोटॉन होता है और ये न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको ये स्टूडेंट, ये होता है हमारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस का यूनिफिकेशन कब हुआ और किस किस ने इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है।
क्वेश्चन देखते हैं हम यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स के बारे में। आखिर यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यूनिफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कंबाइन करना, बेसिकली बहुत सारे फोर्सेस को कंबाइन कर देना। सबसे पहला स्टार्ट होता है स्टूडेंट आइजैक न्यूटन से। आइजैक न्यूटन ने 16वीं सेंचुरी में स्टूडेंट सेलेशियल बॉडी वो होती हैं जो हमारे अर्थ पे होती हैं, और टेरेस्ट्रियल बॉडी वो होती हैं जो अर्थ से बाहर होती है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि सेलेशियल पे जो फोर्स लगता है वही टेरेस्ट्रियल बॉडी पे भी लगता है। मतलब अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे जो फोर्स लगता है वही फोर्स अर्थ के बाहर वाले ऑब्जेक्ट पे भी लगता है। तो यहाँ से उन्होंने यूनिफिकेशन स्टार्ट किया कि दोनों का यूनिफाइड कर दिया, अर्थ के बाहर वाले पे भी सेम फोर्स, अर्थ के अंदर वालों पे भी सेम फोर्स। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्टूडेंट आते हैं हैंस क्रिस्टिड ओरिस्टिड और माइकल फैराडे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना पे। ओरिस्टिड ने इलेक्ट्रिक पे और माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक पे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक फोर्स लगती है और मैग्नेटिक फील्ड में भी एक फोर्स लगती है, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों को मिला के, और एक फोर्स दोनों में एक फोर्स लगती है। नेक्स्ट नंबर आता है स्टूडेंट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया और कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया, मतलब मैग्नेटिज्म को स्टडी किया, और ये कहा कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दोनों को यूनिफाइड करके ये कहा कि दोनों एक ही ब्रांच हैं। और क्या नाम रख दिया उनका, तो आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उनका नाम रख दिया। और इस थ्योरी को स्टडी करके उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं ये, आंसर है इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है। ठीक है स्टूडेंट। और उन्होंने ये भी शो किया कि जो लाइट होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। उसके बाद नंबर आता है स्टूडेंट सेल्डन ग्लासो, अब्दुल सलाम, स्टीवन वेनबर्ग। स्टूडेंट इन्होंने एक आइडिया दिया था, बेसिकली इनमें एक साइंटिस्ट पाकिस्तान के हैं जैसे जियो अब्दुल सलाम है। स्टूडेंट ये पाकिस्तान के सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल मिला है, आज तक और किसी साइंटिस्ट को नोबेल नहीं मिला है। ठीक है। उन्होंने क्या आइडिया दिया, उन्होंने ये आइडिया दिया स्टूडेंट कि इलेक्ट्रो वीक फोर्सेज जो होती हैं, जो बेसिकली क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स का कॉम्बिनेशन होती है। मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रो वीक फोर्सेज होती हैं वो कॉम्बिनेशन होती हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है। क्या होती है, क्या कहा मैंने ये कहा स्टूडेंट जो इलेक्ट्रो वीक फोर्स होते हैं किसके का कॉम्बिनेशन होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का और वीक न्यूक्लियर फोर्स का कॉम्बिनेशन होती है। ये किसने बताया, तो आंसर है इन तीन साइंटिस्ट ने मिल के हमें बताया। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद लास्ट है कार्लो रूबिना साइमन वंडरवीर। इन्होंने क्या वेरीफाई किया, इन्होंने ये वेरीफाई किया कि इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस होता है। जो इन्होंने आइडिया दिया था स्टूडेंट उसको वेरीफाई किन्होंने किया, कार्लो रूबिया साइमन वंडरवीर ने। ठीक है। जो ऊपर ये वाला फोर्स था स्टूडेंट इसको आइडेंटिफाई किया इन्होंने। उसके बाद भी स्टूडेंट एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, स्टीफन हॉकिंग। स्टूडेंट इनका ये मानना था कि पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक ही मैटर से बनी है। उनकी बहुत सारी थ्योरी थी, हम लोग अभी जब पढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे कि यूनिवर्स दो चीज़ों से बना है, रेडिएशन और मैटर दो चीज़ों से बना है। लेकिन उनका ये मानना था स्टूडेंट कि रेडिएशन और मैटर दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही चीज़ है। यूनिवर्स पूरा एक ही चीज़ से बना है, उसके बारे में वर्क कर रहे थे वो। लेकिन वो अभी हमारे यूनिवर्स में हमारे अर्थ पर नहीं है। लेकिन उनका ये मानना था, उनका मीन्स मतलब मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि वो भी यूनिफिकेशन में विश्वास रखते थे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा कंजर्व्ड क्वांटिटी। स्टूडेंट कंजर्व क्वांटिटी के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। कंजर्व क्वांटिटी उनको बोलते हैं स्टूडेंट जो बेसिकली पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती हैं। फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, जो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फॉर ए बॉडी अंडर एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स अगर किसी बॉडी पे हम लगा रहे हैं ऊपर उठाने के लिए मान लेते हैं, तो सुन जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ उठाने के लिए, तो जब ये हाइट पे चली जाती है, जब ये यहाँ ग्राउंड है स्टूडेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसका मास m है, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर पहुँचा दिया h हाइट पे, मास है इसके पास, क्या इसके पास एनर्जी आएगी, तो आंसर एनर्जी आ जाएगी। मान लो यहाँ पर रुका हुआ है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पास। जैसे नीचे की तरफ जाने लगेगा तो इसकी हाइट कम होने लगेगी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी। लेकिन इसके पास जब ये चलने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन टोटल एनर्जी इस सिस्टम की क्या है, कंजर्व है।
ठीक है डियर स्टूडेंट। तो बेसिकली क्या है इसका एग्जाम्पल, ये अंडर एक्सटर्नल फोर्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ओवर ए टाइम इज कॉन्स्टेंट बट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं स्टूडेंट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है। ठीक है स्टूडेंट। तो कंजर्व क्वांटिटी कौन सी होती हैं? जो क्वांटिटी हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में क्या होती हैं? फिक्स होती हैं, हमारे नेचर में कांस्टेंट होती हैं, उनको हम कंजर्व क्वांटिटी बोलते हैं। स्टूडेंट कंजर्व क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती हैं और वेक्टर भी हो सकती हैं। स्केलर जैसे मास होता है ना, मास भी कंजर्व होता है, एनर्जी होता है स्टूडेंट, और वेक्टर भी हो सकती हैं। वेक्टर जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो देख लेते हैं कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं। देखिए फर्स्ट इज, ये कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, कंजर्वेशन लॉ क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज कंजर्वेशन लॉ? सो कंजर्वेशन लॉ होता है स्टूडेंट, क्या होता है कंजर्वेशन लॉ? कि एनी कंजर्वेटिव क्वांटिटी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप ए से बी में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन इनको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही इनको बनाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो कंजर्वेशन लॉ इसको बोलते हैं। इसको आप कई बार पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में भी और 10th में भी। 10th में एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़े होंगे आप, और मास कंजर्वेशन भी पढ़े होंगे। मास तो फर्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट कंजर्वेशन है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टूडेंट? सो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्टूडेंट हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही मास है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब स्टूडेंट इनको आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप इनको डीप में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ उनका। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।